कहने को तो वो दर्जाधारी हैं, लेकिन एक समय पे उनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक उनका नाम लगातार बोलते रहते मंचों से कि मैं दलित सुदामा हूँ उनका, और उतनी मित्रता से, उतने भाईचारे से मुझे प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि जितना विकास एक कार्यकाल में किसी भी विधायक के विधानसभा में होना चाहिए उतना विकास हो पाया इस बार? लोग आज दिन में चलते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं घर, रात में चलते हैं तो सीधा घर पहुंच जाते हैं। ये और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जिनके द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं। विकास हो, पर ये विकास तो भाजपा ने नहीं, ये तो रवि बहादुर जी ने करवाया। वो तो कहते हैं कि हर वक्त के देखो मैं जब से विधायक बना हूं, आप देखिए चौतरफा विकास चल रहा है, कांग्रेस कार्यकाल में जमकर विकास हो रहा है और आप यहाँ अपनी श्रेय ले रहे हैं। इंजीनियर का क्या होता है? इंजीनियर का काम है जोड़ना। वो विकास कार्य करेंगे जब उनके साथ के जुड़े हुए लोग ही टूट के जा रहे हैं। हर गांव में उनका विरोध है, उनकी पार्टी के खुद के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। समुदाय के ऊपर वो इतना दावा भरते हैं कि हमने इन्हें कब्जा कर रखा है, ये जहां हम चाहेंगे ये हमें वोट देंगे। वही समुदाय उनके खिलाफ खड़ा है और आज उनका बढ़ चढ़ के प्यार इस दलित को, इस चमार के बेटों को मिल रहा है कि ऐसा मौका मिलेगा। तो इंजीनियर साहब, आपकी तो नाम में डिग्री है और आप जोड़ने के तोड़ना काम कर रहे हैं। मैं एक चीज को जोड़ूंगा। जो बात कर रहे हैं कि रवि बहादुर जी काम नहीं करा पा रहे, पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनके विकास ना कराने पाए, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास बजट ही नहीं है। मेरे भैया, बजट जो उनका मिलता है वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी निधि कहाँ लगा रहे हैं, किसके माध्यम से करा रहे हैं, क्या उसमें उन्होंने घोलमाल कर रखा है। जनता ने जब उन पे विश्वास दिखाया, उन्हें जिताया, तो जनता तो उन्हीं से सवाल करेगी ना। आपको लगता है वो कहते हैं बजट कम है? बजट इस विधानसभा में प्रीतम सिंह भी हैं, इस विधानसभा में जो है आपके यशपाल आर्य जी भी हैं। इसी बड़ी विधानसभा मेरी, इस विधानसभा उनकी बड़ी, उनके कहने से थोड़ा बड़ी हो रही है। क्षेत्रफल तो बड़ा होता ही है। यशपाल आर्य जैसे व्यक्ति, जिस तरह अगर वो उन्हें लगता है कि इस प्रदेश के बड़े नेता है, वो आके इस विधानसभा से लड़े, अगर उन्हें भी ना हरा के यहाँ से भेज दिया जाए तो ये मनोज गौतम जैसा कार्यकर्ता आपको मुंह दिखाने नहीं गया कभी भी। भाजपा में इस बार दावेदारों की संख्या इतनी कि लोग कह रहे हैं गिना नहीं जा रहा है। जहाँ गुड़ होगा वहीं मक्खियाँ आएंगी, जहाँ शहद होगा वहीं मधुमक्खी होगी। इतने दावेदार हैं, लगभग आधे से ज़्यादा दावेदार वो हैं जिनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिला के आए। भाजपा में ऐसा लग रहा है कलह कुछ दिखाई दे रही है, अंतर कलह चल रही है। जिस तरह बाबा साहब ने कहा था ना कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, ये संविधान से चलने वाला देश है। कुमारी शैलजा तमाम जितनी भी रैलियां हुई उसमें कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार अपनी वापसी करेगी और 70 तो बात की बात है, भाजपा इस बार 7 सीट भी ले आएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये उन्हें खुलकर बयान, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने अपने बारे में बताया, बस वो बोलने का ढंग उनका थोड़ा सा गलत हो गया। वो जो 7 सीटों की बात करें वो अपनी कर रहे हैं, पर वो ये भी चिंता नहीं कर पा रहे कि 7 सीटें हैं कौन सी। वो हरक सिंह रावत जी खुद ही अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, इतने बड़े लीडर प्रदेश के सम्माननीय है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा चुनाव जो हैं अब नज़दीक हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दावेदार अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी बिगुल बजा चुके हैं, तैयारियों में सक्रिय हैं, जनता के बीच भी पहुंचना शुरू कर चुके हैं। इन्हीं विषयों को लेकर के हम बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। ज्वालापुर विधानसभा में जनता के बीच में लगातार सक्रिय रहने वाले, जनता के बीच में हर मुद्दे को उनकी आवाज़ बनकर प्रखरता के साथ रखने वाले। और हम आपको एक बात बता दें, कहने को तो वो दर्जाधारी हैं, लेकिन एक समय पे उनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक उनका नाम लगातार बोलते रहते मंचों से, लगातार अपने उद्बोधन में भी जिक्र करते रहते हैं। और लगातार जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री मिलेंगे हरिद्वार जनपद में आपको वहाँ उनके साथ स्टेज साझा करते हुए वो आपको मिलेंगे। मनोज गौतम जी, नमस्कार, तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि भाई एक समय, पुराने समय पे हम झांक के देखें तो मनोज जी जो है उनको लोग जानते थे क्योंकि जनता के साथ खड़े होते, जनता के बीच सक्रिय रहते थे। लेकिन आज एक दौर है, एक वक्त आ गया है कि हर कोई कहता है कि मुख्यमंत्री का कोई खास करीबी व्यक्ति है तो वो ज्वालापुर से मनोज गौतम जी हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ सक्रिय रहना, उनके साथ चलते रहना, उनके साथ हम देखते हैं कि मंचों पर भी आप लगातार कोई ना कोई काम थमाते रहते हैं मुख्यमंत्री जी को। तो इतने प्रखरता के साथ जो लोकप्रियता आपकी आज बन गई है, जो संबंध बन गए, कैसे बने आखिर? बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं मैं अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी का, जिनका स्नेह प्रेम मुझे लगातार, मैं कई बार कहता हूं कि मैं दलित सुदामा हूं उनका, और उतनी मित्रता से, उतने भाईचारे से मुझे प्रेम करते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूँ, लगातार ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ
और उन्होंने लंबे समय से मुझे देखा है और जिस तरीके से उनका स्नेह मुझे मिलता है, ये बहुत बड़ी उनकी जो है विशाल हृदय का उनका जो है परिचय है कि मुझ जैसे एक दलित समुदाय से आने वाले नेता को इतना स्नेह देते हैं और जितना मेरे द्वारा उन्हें कार्य बताए जाते हैं लगातार उन कार्यों के ऊपर वो वर्क करते हैं और मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। वो मेरे सामने ही सामने जिलाधिकारी महोदय को, प्रशासन को लगातार दिशा निर्देश देते हैं, जिसमें कि आप देखेंगे अभी मैं विधानसभा क्षेत्र में लगातार पिछली बार भी दावेदारी कर रहा था, पिछली बार भी काम कर रहा था, तब से लगातार कार्य कर रहा हूँ। और अभी कुछ काम थे जिसमें मेन जो हमारा रोशनाबाद से बिहारीगढ़ का रास्ता जा रहा था और जिसे मैंने भ्रमण करते हुए देखा कि जिसकी अप्रोच जो है लगातार पानी के बहाव से कट रही है और मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान दिलाया गया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से माननीय जिलाधिकारी जी को कहा और उसका कार्य जो है उन्होंने बोल दिया है और उसका कार्य शुरू होने वाला है। अच्छा मनोज जी, सबसे बड़ा एक सवाल ये भी, जैसे कि विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक हैं, तमाम लोग सक्रियता से अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। अगर मैं कार्यकाल की बात करूं, पिछले 2 कार्यकालों में जो इससे पहले कार्यकाल रहा, वर्तमान कार्यकाल से पहले भाजपा कार्यकाल रहा, लेकिन अब अगर आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस कार्यकाल है ज्वालापुर विधानसभा में। आपको क्या लगता है जो कांग्रेस का कार्यकाल अभी रहा उसमें कितना विकास हुआ? क्योंकि विकास एक बड़ा पैमाना होता है वापसी करने का। आपको लगता है कि जितना विकास एक कार्यकाल में किसी भी विधायक के विधानसभा में होना चाहिए उतना विकास हो पाया इस बार? मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही इस क्षेत्र में विकास कार्य किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी है जो सिर्फ विकास की बात करती है, संभाव की बात करती है, सद्भाव की बात करती है, जिसके द्वारा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। और अगर आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में आई है, फिर इस प्रदेश में आई है और लगातार शायद जो लोग यहाँ पर आज दावेदारी कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर जो इस समय के यहाँ वर्तमान विधायक हैं, उनको भी इतना शायद ज्ञात होगा नहीं होगा। जब हम यहाँ बचपन में यहाँ आया करते थे, हमारे यहाँ रिश्तेदार, यहाँ परिवार हैं, हमारे यहाँ खेती की भूमि है, तो मेरे भाई यहाँ पर रात को आना असंभव था। चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जिसमें माननीय डॉक्टर निशंक जी के माध्यम से जो है केंद्र सरकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो आप पुलों का जाल, आज जो लगातार लोग जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी ये विकास देखिए, कार्य देखिए, लोग आज दिन में चलते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं घर, रात में चलते हैं तो सीधा घर पहुंच जाते हैं। ये और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच है जिनके द्वारा विकास के कार्य कराए गए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का फिर से यहाँ से विधायक चुना जाएगा तो निश्चित मानिए कि यहाँ पर लगातार जो विकास है, जो विकास की रफ्तार रुकी है वो निरंतर फिर बढ़ेगी और विकास का ये जो अब घाट से थोड़ा बाहर निकला है, ये एक आइडल विधानसभा के रूप में स्थापित होगी। ये मेरा वादा है और ये भारतीय जनता पार्टी आपको करके दिखाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप विकास के पैमानों की बात कर रहे हैं कि इतना विकास हो, पर ये विकास तो भाजपा ने नहीं, ये तो रवि बहादुर जी ने करवाया। वो तो कहते हैं कि हर वक्त के देखो मैं जब से विधायक बना हूं आप देखिए चौतरफा विकास चल रहा है, कांग्रेस कार्यकाल में जमकर विकास हो रहा है और आप यहाँ अपनी श्रेय ले रहे हैं। मैं लगातार विधानसभा के जितने गांव हैं सब में भ्रमण कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, समाज के बीच में बैठ रहा हूं और एक बहुत ही आप उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ इंजीनियर बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, अपने आप को बताते भी हैं। हम तो किसी की डिग्री पे कोई सवाल नहीं है, वो पढ़े लिखे अपने आप से बताते हैं इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर का क्या होता है, इंजीनियर का काम है जोड़ना। वो विकास कार्य करेंगे जब उनके साथ के जुड़े हुए लोग ही टूट टूट के जा रहे हैं। हर गांव में उनका विरोध है, उनकी पार्टी के खुद के लोग उनका विरोध कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग ही ये कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका विरोध नहीं कर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कह रहे, ये तो उनकी कांग्रेस के लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं। और जिस समुदाय के ऊपर वो इतना दावा भरते हैं कि हमने इन्हें कब्जा कर रखा है, ये जहां हम चाहेंगे ये हमें वोट देंगे, वही समुदाय उनके खिलाफ खड़ा है और आज उनका बढ़ चढ़ के प्यार इस दलित को, इस चमार के बेटों को मिल रहा है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये वादा करना चाहता हूं कि ऐसा मौका मिलेगा तो इंजीनियर साहब आपकी तो नाम में डिग्री है और आप जोड़ने के तोड़ना काम कर रहे हैं, मैं एक एक चीज को जोड़ूंगा। और सड़कें की तो बात एक मैं कहता हूं आप जो है हर माध्यम से करा सकते हैं। एक नया विकास जो आपको डेवलपमेंट मिलेगा वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। जब वो हो जाएगा तो आप महसूस करेंगे कि नया डेवलपमेंट और एक आइडल विधानसभा को इसको पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेम से, आशीर्वाद से और जिस तरह का उन्हें स्नेह, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ इस जनता को कि ये विधानसभा एक आइडल विधानसभा पूरे प्रदेश में बन के रहेगी। लेकिन जैसे कि आप जो बात कर रहे हैं कि रवि बहादुर जी काम नहीं करा पा रहे, पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनके विकास ना कराने पाए, वो कहते हैं कि भाई मेरे पास बजट ही नहीं है, बजट मुझे मिलता नहीं, इतना बजट आता है मैं 1 महीने में खत्म हो जाता है मेरा बजट, इतना मैं काम करा हर गाँव के कोने कोने में काम करा रहा हूँ और आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहे हैं, फिर कैसे काम चलेगा? मेरे भैया बजट जो उनका मिलता है वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी निधि कहाँ लगा रहे हैं।
किसके माध्यम से करा रहे हैं, क्या उसमें उन्होंने घोलमाल कर रखा है। जनता ने जब उन पे विश्वास दिखाया, उन्हें जिताया, तो जनता तो उन्हीं से सवाल करेगी ना। आपको लगता है वो कहते हैं बजट कम है, बजट इस विधानसभा में प्रीतम सिंह भी हैं, इस विधानसभा में जो है आपके यशपाल आर्य जी भी हैं, इसी सबसे बड़ी विधानसभा मेरी इस विधानसभा उनकी बड़ी, उनके कहने से थोड़ा बड़ी हो रही है। क्षेत्रफल तो बड़ा होता ही है, किसी का क्षेत्रफल विधानसभा का बड़ा है, किसी का छोटा है। तो विकास कराने की क्षमता आप में होनी चाहिए ना। आपको अपना ऐसा प्रेम, स्वभाव, सद्भाव होना चाहिए कि आपका काम जनता बोले और आप करके दिखाओ। बजट लाने का काम तो आपका है, जनता का थोड़ा है। जनता का काम चुनने का है। जनता अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनेगी तो एक विकास कार्य की जिम्मेदारी उसकी होती है। वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और ये दूसरे के ऊपर ठीका फोड़ रहे हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किसी भी विधानसभा में हमारा प्रत्याशी वहाँ अगर हमारा विधायक है तब भी और नहीं है तब भी कोई विकास कार्य नहीं रोका जा रहा है। लगातार बजट और कार्य किए जा रहे हैं। इनके द्वारा कोई कार्य दिया नहीं आ रहा है। इनका काम सिर्फ मंचों पे जाके डांस कर रहे हैं। जनता यहाँ त्राहिमाम तय कर रही है और इनका डिस्को डांस चल रहा है बस। अच्छा, जैसे कि एक बात ये भी, जैसे भाजपा से अगर हम भाजपा की जड़ों की बात करें, क्या लग रहा है इस बार भाजपा जो है वापसी कर पाएगी? जड़ें इतनी मजबूत हैं भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी 1000% प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यहाँ पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 100% बनेगी ही बनेगी। ज्वालापुर की बात कारण ये नहीं है, इसका कारण सिर्फ इतना है मेरे भाई कि जो विकास की योजनाएं पूरे सेंट्रल से चल रही हैं वो हर वर्ग को मिल रही हैं। आज कोई दलित हो, आज कोई मुस्लिम हो, आज किसी भी वर्ग का होगा, जो योजना चली है, अगर शौचालय की योजना है वही दलित को मिलेगी, वही मुस्लिम को मिलेगी। जो स्वास्थ्य की योजना है वो हर वर्ग को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए बात करी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास का कार्य करी है। इसी विश्वास के कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, और ये विधानसभा ये निश्चित मानिए आने वाले समय में मैं ये वादा करता हूं कि रवि बहादुर जी तो अपनी बात कर रहे हैं। रवि बहादुर तो आप ये समझिए कि उन्हें तो 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार वोटों से अगर ना हरा के दोपहर तक भेज दिया तो इस भारतीय जनता पार्टी का आप ये मानिए कि पूरे प्रदेश में जो डंका बज रहा है वो चौं दिशा में और बजेगा। यशपाल आर्य जैसे व्यक्ति, जिस तरह अगर वो उन्हें लगता है कि इस प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो आके इस विधानसभा से लड़े, अगर उन्हें भी ना हरा के यहाँ से भेज दिया जाए तो ये मनोज गौतम जैसा कार्यकर्ता तो आपको मुंह दिखाने नहीं गए कभी भी। इतनी बड़ी आपने बात कर दी, इतना बड़ा चैलेंज दे दिया है आपने कि यशपाल आर्य जी को या फिर कोई भी बड़े दिग्गज नेता यहाँ से लड़ ले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के वर्तमान विधायक रवि बहादुर, वो तो कहते हैं कि पर्सनल अगर मैं जीत रहा हूं या मेरे साथ मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे पास 20-25 हज़ार का वोट बैंक खड़ा हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे मैं जहां भी जाऊंगा वहां वोट पड़ेगा मेरे साथ। जिस वोट बैंक को कह रहे हैं वही तुष्टिकरण की राजनीति, वही मुस्लिम को भराना, उन्हें बांधना, उन्हें दिखाना। मैं भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुस्लिम वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जिसे देश हित में कार्य कर रहा है, जो समाज में पढ़ा लिखा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। जिस तरह से वो पूरा विश्वास कर रहा है, जिस तरह से और सीटों पे उन्होंने विश्वास करते हुए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जो है हाथों को मजबूत किया है, जिस तरह से हमें देश में मोदी जी को मजबूत किया है, इसी तरह आने वाले समय में इस विधानसभा से जो इनकी गलतफहमी है ये बिल्कुल धराशायी हो जाएगी और उनकी गलतफहमी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। वो अकेले नजर आएंगे और अकेले ही दिखा दूंगा मैं आपको। अच्छा, अगर बात करें भाजपा के दावेदारों की, आप भी लगातार सक्रिय होकर दावेदारी कर रहे हैं, पर भाजपा में इस बार दावेदारों की संख्या इतनी कि लोग कह रहे हैं गिना नहीं जा रहा है। कोई कहीं से दावेदारी कर रहा है, कोई पुराने दावेदार हैं, कोई नए दावेदार हैं, कोई कहीं से आए हुए दावेदार हैं। तो ये जो दावेदारी हो रही है, इसमें अगर मैं आपकी बात करूं तो आप कैसे इन सब में मजबूत दावेदार होंगे? क्यों आपको टिकट मिलना चाहिए? जनता ये जानना चाह रही है। जहां गुड़ होगा वहीं मक्खियां आएंगी, जहां शहद होगा वहीं मधुमक्खी होगी। आप ये मानिए अगर यहाँ इतने सारे प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, कहीं ना कहीं जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। उनके विकास कार्यों को देखते हुए यहाँ पर जो ये दावेदारी कर रहे हैं, इसमें ये सभी जो हैं जितने दावेदार हैं, लगभग आधे से ज़्यादा दावेदार वो हैं जिनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिला के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़े पार्टी, हर कार्यकर्ता को यहाँ स्वागत है और दावेदारी करने का उसका अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना चिंतन खुद करेगी। कई तो ऐसे हैं जो 2 साल पहले हैं, कोई ऐसा है जो 3 साल पहले है, कोई 5 साल पहले, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना नेतृत्व है जो उसके चिंतन करता है। आने की किसी को मनाही नहीं है और दावेदारी करने की भी किसी को मनाही नहीं है। मुझ जैसा सामान्य कार्यकर्ता हो, ऐसी सीट है, जो भी एससी वर्ग से आता होगा वो सीट पर दावेदारी करने का अधिकार है। लेकिन ये मैं अपने पार्टी के नेतृत्व का
ये कहना चाहता हूं कि पार्टी जो है इस पर चिंतन करती है। मुझ जैसे कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होगी, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं मेरे भाई। मैंने अपना जीवन का पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। मेरी जीवन की पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कर रहा हूं। इस पार्टी की मूल भावनाओं को, मूल विकास को, मूल विचारों को और उस कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बूथ पे मैंने काम किया हुआ है, वार्ड में मैंने काम किया हुआ, मंडल में मैंने काम किया हुआ, जिले में मैंने काम किया हुआ और सेंट्रल की कमेटी में मैंने काम किया हुआ। आज मैं स्टेट की कमेटी में काम कर रहा हूँ और अनेकों माध्यम से जो भी मुझे वर्क के लिए, समाज के लिए जितना भी मैं कर सकता हूँ, रात दिन 24 घंटे उनके बीच में हूँ। और जिस वर्ग की वो बात कर रहे हैं वो वर्ग भी आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और मेरा समाज तो मेरे साथ खड़ा ही खड़ा है। और ये मैं निश्चित तौर पर कहना सकता हूं कि मुझ जैसा कार्यकर्ता को देगा तो और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से सीट पे विजयी बनेगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ी ये भी है कि भाजपा में ऐसा लग रहा है कलह कुछ दिखाई दे रही है, अंतर कलह चल रही है। क्योंकि आप देखिए कि ज्वालापुर विधानसभा की अगर मैं बात कर लूं तो दर्जाधारी राज्य मंत्री जो हैं हमारे देशराज कणवाल जी, उन्होंने खुलकर के एक बयान दिया था कि जो भाई ममता राकेश हैं और जो सुबोध राकेश जो है इसमें वर्तमान भाजपा में है, तैयारी कर रहे हैं ज्वालापुर से, उनके बीच में मिली भगत चल रही है। दोनों एक दूसरे की पार्टी में से कुटाराघात करने पर तोले हैं, तभी इसलिए उनको ज्वालापुर भेज दिया और ममता राकेश जी यहाँ तैयारी कर रही हैं। तो ये जो इतना बड़ा बयान है, भाजपा के बड़े नेता हैं बाकायदा और वो दोनों तरफ, और सुबोध राकेश जी इस समय भाजपा में तैयारी कर रहे हैं ज्वालापुर से, तो क्या आपको भी लगता है कि कुटाराघात किया जा रहा है भाजपा में? मेरा कहना यह है कि उनका पारिवारिक, जिस तरह बाबा साहब ने कहा था ना कि राजा के, रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, ये संविधान से चलने वाला देश है, ये किसी के घरानों से चलने वाला देश नहीं है। अगर उनमें ऐसा भी समझौता है तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मित्र हैं, भाई हैं, कि इतना ही बड़ा उन्हें परिवर्तन लाना है। देशराज जी ने कहा तो बहुत अच्छी बात कही है, वो भी हमारी पार्टी के राज्य मंत्री हैं। तो अगर परिवर्तन करना है तो ममता राकेश जी को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के खुद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहिए। वो क्यों मुद्दों से भटक रही है? इस विकास को अगर भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है, दलित समाज को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और मैं कहना चाहता हूँ आपका भी स्वागत, अभिनंदन है ममता राकेश जी, आप आइए, इन सबको छोड़िए जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो है भगवानपुर से चुनाव लड़िए। हम, हमारी पार्टी और हम जो है आपका पूरा सह सम्मान आपको वहां से विजयी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल इसमें मेरा ये रहेगा कि जैसे कि देखा गया है कि आप लगातार जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, काफ़ी करीबी रहे हैं और उनके प्रतिनिधि भी रहे थे जब वो लोकसभा सांसद हुआ करते थे। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आप देखेंगे अभी तमाम कमेटियां बन रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, पद बांटे गए। तीरथ सिंह रावत जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया, कोई किसी को, अनिल बलूनी जी को मीडिया प्रभारी बनाया गया, संयोजक बनाया गया, तमाम पद बांटे जा रहे हैं। लेकिन निशंक जी पर कहीं ना कहीं कई लोगों की, सबकी नज़र इस समय, क्या निशंक जी को कोई इतना बड़ा पद दिया, दायित्व देने वाले कई लोग कह रहे हैं कि क्या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है? अभी उनकी दिल्ली में भी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री धामी जी के साथ में, तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या तो निशंक जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा? मेरे आदर्श में नेता हैं डॉक्टर निशंक जी, और मैं जीवन की राजनीतिक जो सीखता हूँ, देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और आप यकीन मानिए कि उनके मुख से जब मैं सुनता था, जब वो कहते थे कि मैं हाई स्कूल में चला, नंगे पैर चला, चप्पलों से चला, तो वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यार मुझ जैसे व्यक्ति को, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, नंगे पैर चलता था, मतलब मैंने हाई स्कूल में आके देखा, उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया, यूपी जैसे प्रदेश में मंत्री बनाया, उसके बाद जो है इस प्रदेश में मंत्री बने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और सेंट्रल में टॉप 5 मिनिस्ट्री में जो है, जिनके समय में जो है 2020 एजुकेशन आई है। और इतना सब कुछ मिलने के बाद वो इतने बड़े कद के लीडर हैं, वो इतना बड़ा मार्गदर्शन करने वाले हैं। इस पूरे प्रदेश में क्या, पूरे विश्व में, पूरे देश में उनकी बहुत चर्चाएं हैं, उनका सब आदर सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उनके बारे में चिंतन करेगा। मैं तो बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ, उनका अनुमान हूँ। मेरे लिए तो दोनों आदरणीय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी भी, माननीय डॉक्टर निशंक जी भी, तो उनका चिंतन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, वो कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि वो हमेशा सदुपयोगी हैं, हमेशा चिंता करते हैं। आज भी जब उन पर सब था तब भी वो कार्यकर्ताओं की चिंता करते थे, तब भी वो जनता की चिंता करते थे। आज भी आप उनके अगर कभी भी ऑफिस पर जाएंगे तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर बैठ रहे थे, और उनका निश्चित तौर पर समाधान उनके द्वारा किया जाता है। तो जो भी पार्टी करेगी, जो उनके अच्छे के होगा, वो ज़्यादा जानते हूँ इस बारे में, राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका चिंतन जरूर करें। ये सवाल एक ये भी, जैसे कि भाजपा जिस तरह से प्रदेश में अपनी लगातार तैयारी कर रही है, तरह तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं, कांग्रेस की पीसीसी बन गई है, एक लंबे समय बाद पीसीसी बनकर आ गई है, तमाम पद बांट दी गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये, कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि, और दावे कर रही है खुल करके अपने बयानों में, कुमारी शैलजा, तमाम जितनी भी रैलियां हुई उसमें, कि इस बार जो है कांग्रेस सरकार अपनी वापसी करेगी और 70
तो बात की बात है, भाजपा इस बार 7 सीट भी ले आएगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये उन्हें खुलकर बयान किया। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, उन्होंने अपने बारे में बताया, बस वो बोलने का ढंग उनका थोड़ा सा गलत हो गया। वो जो 7 सीटों की बात करें वो अपनी कर रहे हैं, पर वो ये भी चिंता नहीं कर पा रहे कि 7 सीटें हैं कौन सी। वो हरक सिंह रावत जी खुद ही अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, इतने बड़े लीडर प्रदेश के, सम्माननीय हैं, इतनी बड़ी बात करते हैं। वो आज किसी की गिनवा रहे हैं, कभी किसी की गिनवा रहे हैं कि उमेर साहब। अरे मेरे भैया, आप राजनीति में इतने बड़े शिखर पे हो, आपने सब कुछ देखा है, आपने तमाम पार्टियां बदली हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। जनता की सेवा के लिए कोई इतना अदल बदल नहीं कर सकता। मतलब गिरगिट से ज़्यादा बार तो उन्होंने रंग बदल लिया होगा। आपने अपना विकास करने के लिए बदला होगा, आपने उसके लिए बदला होगा कि जो आदमी स्वयं की चिंता करता है वही इस तरह कार्य करता है, जिसे जनता की चिंता है, जहाँ रहता है वहीं संघर्ष करता है और वहीं विकास का कार्य करता है। तो 7 सीटों की जो बात करी है उन्होंने अपने लिए करी है, वो अपनी सीटें चुन रहे हैं, अपनी देख रहे हैं, तो उन्हीं का कार्य है। उसके अलावा उनका कुछ नहीं होने वाला है। आने वाला तीसरा समय जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी का भारी मतों से विजयी बनके माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी इस प्रदेश में। और ये विकास की जो गंगा है, जो लगातार मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रही है, वो लगातार बहेगी। और जिस तरह से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का है, वो हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होने वाला है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मनोज गौतम जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से खोल करके रखा और बताया कि इस बार परिवर्तन जो है ज्वालापुर में किस तरह देखने को मिलेगा और प्रदेश में पुनः भाजपा किस तरह वापसी करेगी, इसको लेकर उन्हें खुल करके सारे पत्ते जो हैं खुल कर रख दिए हैं आपके सामने। आप इस विषय पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।